हेलो एवरीवन। हमने इसके पहले देखा था डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन, हाउ टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने हमारे पहले सेशन में देखा। अब हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन टू चेक करेक्टनेस। अब कोई इक्वेशन है और वो करेक्ट है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए इसका एक दूसरा भी इसको नाम दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसका मतलब क्या है? अब यहां देखो, हमको चेक करना है करेक्टनेस। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विल बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। लेकिन अलग अलग क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि ऐड 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स, तो आप सोचोगे 10 मीटर ये तो लेंथ है और 2 सेकेंड में कैसे ऐड करेंगे? नॉट पॉसिबल। हम लेंथ को टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो क्योंकि लेंथ ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम में अलग फिजिकल क्वांटिटी है। बट इफ आई विल से ऐड 10 मीटर विथ 1000 मीटर, तो आप इमीडिएटली ऐड करोगे। तो हम लेंथ को लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं, मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन के लिए फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने कहा फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड करो, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे ही वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ ऐड करो तो नहीं होगा। वेलोसिटी को ही ऐड होगी, फोर्स को ही ऐड होगा, लेंथ को ही ऐड होगी। और मीन्स ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर आपको लेंथ को मास के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो वो हम कर सकते हैं। जैसे हमें फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वहां पे मास और एक्सेलरेशन ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मास ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। वैसे ही वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा और उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। So what is principle of homogeneity? And principle of homogeneity is used to check the correctness of equation. तो ये क्या बताता है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडेड और कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लेकिन उनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। अब सेम फिजिकल क्वांटिटी हो तो आपको अगर मैंने ऐसे दिया है, सो y इज इक्वल टू x प्लस जेड, ऐसे दिया है, तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट होगा इसका मतलब है x और z ये सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों को ऐड करके जो हमको नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो भी उसी टाइप की होगी। जैसे मैंने कहा कि ऐड 100 मीटर विथ 1000 मीटर, अगर ऐसे ऐड किया तो हमें यहां जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी 1100, वो भी तो मीटर ही मिलेगी।
तो ये जो है ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो भी लेंथ ही होगा, वो भी लेंथ होगा। तो यहाँ हमें देखना है कि इक्वेशन करेक्ट है, ये हम कैसे पहचानेंगे। सो हाउ वी विल चेक द करेक्टनेस। करेक्टनेस चेक करने के लिए अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म होगी, सपोज हमने यहाँ लिया x, तो उसके डायमेंशन यहाँ जो होगा y, उसके डायमेंशन, और यहाँ पे हमने अगर लिया z, तो इनके डायमेंशन। सो द डायमेंशन ऑफ x must be equal to dimension of y must be equal to dimension of z। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेंथ होगी तो सबके डायमेंशन सेम होंगे, मास होगी तो सबके डायमेंशन सेम होंगे, उसकी मैग्नीट्यूड हमें नहीं लेनी है, बिकॉज मैग्नीट्यूड डजंट हैव एनी डायमेंशंस। तो मैग्नीट्यूड को डायमेंशन नहीं है, जो यूनिट हम लिखेंगे उसको ही डायमेंशन है, तो यहाँ हम उसके डायमेंशंस निकालेंगे। और अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर रहे हो तो उनके डायमेंशंस इक्वल है। तो अगर आपके हर एक टर्म के डायमेंशंस मैच होते होंगे, अगर सारे इक्वल होंगे, देन द इक्वेशन विल बी करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग, वो रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हमने 10th में भी ऐसा एक इक्वेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये एक काइनेमेटिक इक्वेशन है। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। अब हमें देखना है कि यहाँ v के जो डायमेंशन होंगे, that must be equal to the dimension of u and it must be equal to the dimension of at। a एक टर्म है कंप्लीट, तो इसको इक्वल होने चाहिए। देखो क्या है v के डायमेंशन, v के डायमेंशन, v इज फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी सेम है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो नेचुरली उनके डायमेंशन सेम होंगे, सो इट विल बी इक्वल। और वो डायमेंशन है L1 t-1, ये हमारे वेलोसिटी के डायमेंशन, v के भी डायमेंशन और u के भी डायमेंशन। अब हम at के डायमेंशन निकालेंगे। सो द डायमेंशन ऑफ at इज, अब a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशन है L1 t-2, और ये टाइम, टाइम के डायमेंशन है t1, तो इसको हम अब एक t लिखेंगे, तो ये डायमेंशन जो हो गए, इट विल बिकम L1 t-1। अब देखो v, u और at के डायमेंशन सेम हो गए, L1 t-1, दिस इज L1 t-1, डायमेंशंस आर इक्वल, तो ये जो आपका इक्वेशन मिला, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ये करेक्ट है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ इट इज गिवन s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at, ut स्क्वायर प्लस हाफ at, ये इक्वेशन है। तो आपको चेक करना है ये इक्वेशन जो मैंने लिखा ये करेक्ट है या रॉन्ग है। नाउ व्हाट इज दिस s? s इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो इसके जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ लेंथ, दैट इज L1। अब हम यहाँ के डायमेंशन देखेंगे, ut स्क्वायर, तो ut स्क्वायर के डायमेंशन आपको लिखने हैं। u इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके डायमेंशन है L1 t-1, अब यहाँ है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के डायमेंशन हो गए t2, तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा, दैट विल बी L1 एंड t1। अब यही
पर फर्क दिखेगा आपको। s के डायमेंशन इसके डायमेंशन को इक्वल होने चाहिए, तो s और इनके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए, तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन मैच नहीं हो रहे हैं, मीन्स दिस टर्म इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अब ये देखेंगे AT, सो AT के डायमेंशन क्या है? अब ऑलरेडी एक रॉन्ग हो गया तो ये इक्वेशन रॉन्ग होगा, ये हमारे ध्यान में आया। तो अब हम रॉन्ग कहाँ जा रहे हैं? तो ये तो रॉन्ग है, तो यहाँ ये नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अब हम AT के देखेंगे। AT, A is acceleration L1 t minus 2 और T it is nothing but T1। इसके आपको डायमेंशन मिल गए L1 t minus 1, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये पूरा रॉन्ग इक्वेशन है। नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल लेंगे। वी विल चेक इफ हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, ये चेक करेंगे। अब करेक्ट है या रॉन्ग है चेक करेंगे, तो इसके डायमेंशन लिखो। ये जो नंबर रहता है इसको तो डायमेंशन रहते ही नहीं है। इसके डायमेंशन लिखो। m इज, दिस इज मास, तो उसके डायमेंशन हो गए m1। v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन है L1 t minus 2, उसका स्क्वायर, तो ये होगा L2 t minus 2। तो ये हो गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन। अब हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिखेंगे। मास दैट इज m1। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के डायमेंशन है L1 t minus 2, तो ये हो जाएगा L1 t minus 2। एंड दिस इज h, h is height, height is measured in meter, तो इसके जो डायमेंशन होंगे वो होंगे L1। तो ये दो L है, तो इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे m1 L2 t minus 2। अब देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन मैच होते हैं या नहीं। तो हियर योर डायमेंशंस आर मैचिंग, ये और ये इक्वल है, मींस दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ये करेक्ट है। अब हम चेक तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत बार हमको पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पूछे जाते हैं, तो ये करेक्टनेस से ही हम किसी चीज के डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कैसे होगा वो एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे दिया, सो इफ इट इज गिवन दैट p plus a upon v square, v minus b equal to rt। अगर ऐसा इक्वेशन दिया, ऐसा इक्वेशन दिया और आपको पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, सो फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b, ये आपको पूछे, कैसे निकालोगे? अब देखो ये जो ब्रैकेट है, यहां हमने ये, यहां जो P है, P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, प्रेशर एंड V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। अब हमें यहां, और ये जो T है, T दैट इज टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर। तो यहां हमने P को A/2 स्क्वायर V स्क्वायर ऐड किया है, तो ये जो ब्रैकेट है हमें पूछा है A की डायमेंशंस, A के डायमेंशन पूछे तो हम इजीली ये ब्रैकेट उठा लेंगे। अब देखो ये पूरी टर्म
P को ऐड की है। P को ऐड की मतलब डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। इक्वल होंगे, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी तो ही हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड कर ही नहीं सकते। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी तो ही ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही, फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ देखो हमें A निकालना है तो क्लियर होगा, हमें प्रेशर के तो डायमेंशन मालूम है। प्रेशर के डायमेंशन है M1 L-1 T-2 और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम के डायमेंशन है दैट इज L3, लेकिन ये वॉल्यूम स्क्वायर है तो ये हो गया L6, 3 का स्क्वायर L6 और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ A। ये A के डायमेंशन हो गए तो यहां से निकालो आप। अब यहाँ पे 2 L टर्म्स है तो हम कंबाइन करेंगे, सो डायमेंशन ऑफ A विल बी M1 L5 T-2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ A। A के मिल गए, अब हमें B के डायमेंशन निकालने हैं। क्लियर है, B के डायमेंशन जो V के होंगे वही डायमेंशन होंगे बिकॉज दे आर सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, मतलब B भी वॉल्यूम ही है। सो द डायमेंशन ऑफ B is equal to dimension of V and V is volume, the dimension of volume is L3। ऐसे हम निकाल सकते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया फाइंड डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब, AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब, और यहां भी हमें A और B के डायमेंशंस पूछे हैं, A और B के डायमेंशन पूछे। और यहां जो ये F है, सपोज इफ दिस F इज फोर्स, अब क्लियर होगा, ये जो टर्म है एक सिंगल टर्म, दिस टर्म इज एडेड टू दिस टर्म, तो इसके और इसके डायमेंशन सेम है, लेकिन जो फाइनल है वो है फोर्स। इसका मतलब है इसके डायमेंशन फोर्स को इक्वल होनी चाहिए, सो दिस विल बी इक्वल, सो डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू AT स्क्वायर। अब हमें A के डायमेंशन निकालने, फोर्स के डायमेंशन लिखो M1 L1 T-2 इक्वल टू A, और यहाँ पे जो टाइम है उसके डायमेंशन है T2। अगर ये T2 इधर का इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, सो द डायमेंशन ऑफ A विल बी M1 L1, और ये T इधर आ गया, सो T-4, दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ A। सिमिलरली हम B के डायमेंशन निकालेंगे, ऐसे ही होगा, सो डायमेंशन ऑफ B, सो BT क्यूब के जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स। लिखो B मालूम नहीं है, B के डायमेंशन मालूम नहीं है। अब ये T क्यूब, सो T इज टाइम, उसके डायमेंशन हो गए T3 इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन है M1 L1 T-2, ये उधर चला जाएगा तो B के डायमेंशंस हो गए, B के डायमेंशन है M1 L1, ये उधर गया तो माइनस हो गया, सो -3 -2, दिस विल बिकम -5, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। ऐसे भी हमें डायमेंशंस पूछे जाएंगे। Another example I will take, suppose if it is given x equal to AT plus BT square plus CT cube, और ये जो x है it is length, तो अब आपको A, B और C के डायमेंशंस
निकालने हैं। A इक्वल टू हाउ मच, डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ C, ये निकालने हैं। क्लियर है? लेंथ के डायमेंशन, AT के डायमेंशन और X के डायमेंशन इक्वल होंगे, सो डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X। अब निकालो, क्लियर हो गया। A के डायमेंशन क्या हो गए, L इज लेंथ, उसके डायमेंशन L1, इधर का T इधर चला जाएगा, इट विल बी T माइनस 1। वैसे ही BT स्क्वायर इक्वल टू X, तो हमें B निकालना है, सो द डायमेंशन ऑफ B विल बी X के डायमेंशन L1, ये T उधर गया, सो इट विल बी -2, सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ B। सिमिलरली आप C के भी निकाल सकते हो, सो योर डायमेंशन ऑफ C विल बी इक्वल टू L1 T माइनस 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं इन नीट एग्जामिनेशन। सो इन दिस वे वी कैन check the correctness and find the dimension of any physical quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई कांस्टेंट हो तो उसके भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, सो यू कैन कैलकुलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक दिया, सपोज another example, if it is given that is find dimension of charge, find dimension of charge, चार्ज के डायमेंशन निकालने, तो तुम्हें चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका रिलेशन करंट के साथ होगा, करंट के साथ होगा तो इसके डायमेंशन कैसे होंगे? सो यू नो Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब ये जो करंट है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और ऑलरेडी इसके डायमेंशन हमने कहा था कि जब करंट आएगा तो वो डायमेंशन में कंसीडर होगी। सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मास के m0, लेंथ नहीं है L0, टाइम है, सो इट विल बी T1, और ये करंट है तो करंट के लिए आप I भी सिंबल यूज कर सकते हो या फिर उसका एम्पियर जो यूनिट है वो भी सिंबल यूज कर सकते हो। करंट है, सो दिस विल बी I, T1 A1, so this is the dimension M0 L0 T1 A1 is the dimension of charge। तो ऐसे हम चार्ज के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें करंट दिया है तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा है, नेक्स्ट इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, n इज नंबर ऑफ मोल्स, ये इक्वेशन है। दिस इज प्रेशर, प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, और ये हमारा टेम्परेचर है, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ हमें अगर R के डायमेंशन निकालने हैं, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R? R के डायमेंशन निकालने हैं, ये तो नंबर है तो वो उसको तो डायमेंशन नहीं होंगे, सो द डायमेंशन ऑफ R विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ PV अपॉन डायमेंशन ऑफ T, ये नीचे जाएगा। अब PV के डायमेंशन, P इज प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन है M1 L-1 T-2, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशन है L3, और ये है टेम्परेचर, इट इज नॉट टाइम, इट इज अ टेम्परेचर, और टेम्परेचर के डायमेंशन है उसका सिंबल यूज होगा, दैट इज K, एंड दैट विल बी K1। तो हमारे R के जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी M1, this -1 plus 3, that will be L2 T-2
k-1। तो अगर करंट और टेम्परेचर आपके इक्वेशन में आया तो उनको उनके सिंबल के डायमेंशन है। सो दिस इज योर डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव यूज्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये है हमारा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम देखेंगे इसका थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन, सो टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज So next application to derive the formula of any physical quantity. फॉर्मूला डिराइव करना है। सपोज एक पेंडुलम लिया तो ये पेंडुलम ऑसिलेट होता है, ये हमें मालूम है। सो इट इज ऑसिलेटिंग। तो इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड? क्या फॉर्मूला होगा? अगर हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम ही नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए देखो, ये जो पेंडुलम है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होगा? उसकी जो ऑसिलेशन है कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होगा? ये पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है तो इस पेंडुलम को मास है, ये जो बॉब है इसको मास है, ये लटका हुआ है। सो इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का भी इस पे इफेक्ट हो रहा है। और ये जो लेंथ है, अगर ये छोटी होती तो ये थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, अगर ये लेंथ बड़ी है तो बहुत बड़े ऑसिलेशंस होंगे। मतलब ये जो स्ट्रिंग हमने कनेक्ट की इसके लेंथ पे भी उसका ऑसिलेशन डिपेंडेंट है। और ये ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। अब हमें मालूम नहीं है कि ये टाइम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, कैसे है। तो कैसे लिखेंगे? हमको टाइम पीरियड निकालना है तो उसको डायमेंशन फॉर्म में लिखो। इक्वल टू, हमने लिया है मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ m ले लो और उसको जो वो भी डायमेंशन फॉर्म में, लेकिन उसके जो टर्म्स है, उसकी जो पावर है वो कितनी है हमें मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे लेंगे सपोज x, फिर लेंथ ले लेंगे, पावर लेंगे y, और यहाँ पे g, सो g की भी पावर होगी, उसको हम लेंगे z। हमें x y z मालूम नहीं है तो हम यहाँ x y z निकालेंगे। अब लिखो इसके डायमेंशन, टाइम के डायमेंशन हो गए t1, ये टाइम ही है और उसके डायमेंशन हो गए t1। अब यहाँ जो मास है उसके डायमेंशन हो गए m1, बाकी डायमेंशन यहाँ नहीं है, उसकी पावर हो गई x। यहाँ लेंथ है सो L1, उसकी पावर हो गई y। और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन है L1 t-2, उसकी पावर है z। अब यहाँ सारी m टर्म्स कलेक्ट करो, l टर्म्स कलेक्ट करो और t सिंगल आनी चाहिए डायमेंशन में। तो यहाँ की जो m टर्म होगी m 1 into x, so it will be x।
यहाँ पे देखो L 1 इंटू वाई, सो दिस विल बी L y, लेकिन यहाँ भी L है, सो 1 इंटू Z, सो इट विल बी Z, सो y प्लस Z, दिस इज 1। और ये अब ये दोनों पावर्स बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, सो y प्लस Z, ऐसे हो गया। अब t एक ही है, -2 इंटू Z माइनस 2Z। अब यहाँ हमने जो टाइम के डायमेंशन लिखे उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t1। अब ये जो m0 L0 है तो ये m0 L0 t1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच करो, तो ये m और am कंपेयर करो तो उनकी पावर्स भी कंपेयर करो। तो ये अगर इसके साथ कंपेयर किया तो x इसके साथ कंपेयर होगा, सो x इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया। फिर l को कंपेयर करो, अगर हमने l के साथ कंपेयर किया तो ये जो पावर है वो इसके साथ कंपेयर होगी, सो इट विल बी y प्लस z इक्वल टू 0। लेकिन अब यहाँ हमें y भी मालूम नहीं है, z भी मालूम नहीं है, तो हम तीसरी टर्म देखेंगे। मोस्टली यहाँ पहले हम जो सिंगल है वो ही कंपेयर करने चाहिए, तो वो हमें इजीली मिल जाएगा। अब t के साथ कंपेयर करो, तो ये t के साथ कंपेयर हुआ, तो दिस विल बी इक्वल टू, सो -2z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हम z निकालेंगे, सो z इक्वल टू -12। अब z की वैल्यू मिल गई तो हमारा y क्या होगा, सो y z की वैल्यू रखो -1/2 इक्वल टू 0, सो योर y विल बी इक्वल टू 1/2। अब देखो हमें x मालूम है, y मालूम है और z भी मालूम हो गया। तीनों मालूम हो गए तो हम टाइम का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे डायमेंशन ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू, मास की जो पावर है वो 0 है, सो दिस विल बी m0, l रेस टू y, और y की वैल्यू है 1/2, और g रेस टू z, तो g वैसे ही लिखेंगे और z की जगह लिखेंगे -1/2। m रेस टू 0 मतलब वहां मास की टर्म है ही नहीं, तो ये निकल जाएगी। ये निकल गई तो ये रहेगा। अब ये फॉर्मूला में हाफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर है हाफ एंड हाफ मीन्स अंडर रूट, तो यहाँ अंडर रूट में लेंगे, सो दिस विल बी t विल बी इक्वल टू, ये अंडर रूट हो गया अंडर रूट l, लेकिन ये माइनस है तो g डिनोमिनेटर में आएगा, सो इट विल बी अंडर रूट g। So the formula for time period is under root L upon G. L upon G. So this is the equation. लेकिन यहाँ जब हम ये कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी, बिकॉज दिस इज फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन निकालेंगे तो वहां एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते, हम सिर्फ फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो फॉर्मूला डिराइव किया, यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट कांस्टेंट वैल्यू वी डोंट नो वो क्या है, तो वो आपको एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो इट विल बी एक्सपेरिमेंटली फाउंड, एंड फाइनली ऐसे हुआ कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस कांस्टेंट वैल्यू इज 2 पाई, और ये फॉर्मूला ऐसे हुआ L/G। फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, सो दिस इज L/G। इन दिस वे वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अब हम देखेंगे जैसे हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। पोटेंशियल एनर्जी
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास कब होती है? कोई एक ऑब्जेक्ट हो, अगर वो कोई हाइट पे हो तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हमें वो डिराइव करना है। तो हम देखेंगे जैसे कोई ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास। वैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी वो ऑब्जेक्ट हाइट पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट आल्सो। और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है बट दैट ऑब्जेक्ट इज एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, सो इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी। अगर ऐसे दिया और आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू m। उसकी पावर मालूम नहीं है तो यहाँ हम x लेंगे। h उसकी पावर मालूम नहीं है, वहां y, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे z। सेम टेक्निक यूज करनी है। तो अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी के डायमेंशंस हमें मालूम है, दैट इज m1 L2 T-2। ये पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाली तो वहां हम एक कांस्टेंट रखेंगे, वो कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, उसको एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। लेकिन अब हम इसका सिर्फ फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ मास के डायमेंशन दैट विल बी m1 और उसकी पावर है x। सिमिलरली हाइट इट इज इन मीटर, सो इट्स डायमेंशन इज L1 और उसकी पावर है y, सो दिस इज 1। सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके डायमेंशन है L1 T-2 और उसकी पावर है z। अब सारे डायमेंशंस हमें मैच करने हैं। मैच करो तो क्या होगा? दिस विल बी m1 L2 T-2 इक्वल टू k को बाजू में ही रखो। अब ये हो गया mx। l के दो टर्म्स है तो दिस विल बी y और ये यह इसकी पावर 1 है, सो 1 इंटू जेड, सो y प्लस जेड, सो l y प्लस जेड। और t सिंगल टर्म है, सो t -2 इंटू जेड -2 जेड। तो अब हम ये पावर्स मैच करेंगे। पावर्स मैच करो तो देखो दिस पावर ऑफ m मैच करो, पहले सिंगल पावर्स मैच करो। सो x इज इक्वल टू 1 हो गई, हमें x की वैल्यू तो मिल गई। अब हम ये ले लेंगे, सो -2 इक्वल टू -2z, सो दैट मीन्स z इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो हमें z की वैल्यू भी मिल गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब a पावर मैच करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2, तो नेक्स्ट इज y प्लस z इक्वल टू 2, z की वैल्यू है +1, सो y विल बी इक्वल टू 2 - 1, दैट विल बी 1। तो यहाँ हमें तीनों वैल्यूज 1 1 1 है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया दैट विल बी k टाइम्स k। कांस्टेंट क्या है मालूम नहीं, तो यहाँ m उसकी पावर 1, h उसकी पावर 1 और g उसकी भी पावर 1, सो mgh, k टाइम्स mgh is the formula for potential energy. This is one of the example. Similarly, अगर ऐसे कहा कि the centripetal force
centripetal force, it depends on mass of object, it depends on velocity and it depends on radius. ऐसे ये 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट है. तो अब हमें निकालना है, अब हमें सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है. अब कैसे फॉर्मूला डिराइव करोगे? तो देखो, सेंट्रिपिटल फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन दिस, तो हम ऐसे लिखेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, उसकी पावर है x, वेलोसिटी उसकी पावर हम लेंगे y, एंड रेडियस इसकी पावर लेंगे सपोज z. हमें x, y, z निकालना है. अब ये फोर्स है, यहां भी हमें एक कांस्टेंट टर्म वो हम निकाल ही नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली सिर्फ इनकी ये पावर्स निकालेंगे और फॉर्मूला डिराइव करेंगे. अब सेंट्रिपिटल फोर्स है, whether it is centripetal force, whether it is simple force, force is force. तो फोर्स के डायमेंशन सेम रहेंगे. अब ये फोर्स के डायमेंशन है m1 l1 t-2. अब हम यहाँ m के डायमेंशन, m is mass, that is m1 और उसकी पावर x, m1 उसकी पावर x. वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन है l1t-1, l1t-1 उसकी पावर 1. रेडियस, इट इज अ मीटर, तो उसके जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी l1, दिस इज z. अब आप सारी इनको सिंगल सिंगल mlt में कन्वर्ट करना है. तो ये हो गया m 1 इंटू x, x, l 1 इंटू y, सो ये हो गया ly, और l 1 इंटू z, सो lz. ly एंड lz ये दोनों हम कंबाइन करेंगे तो उनकी पावर ऐड होगी, सो y प्लस z, और ये हो गया t माइनस y. अब ये सारे m हम इधर की लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे. सो m1 l1 t-2 कंपेयर करो. कंपेयर करते वक्त पहले सिंगल टर्म कंपेयर करके देखो. सो योर x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1. ये -2 माइनस y, माइनस माइनस साइन विल गेट कैंसिल्ड, सो y इज इक्वल टू 2. अब हम y प्लस z, अब ये निकालना है. सो योर y प्लस z, this will be compared with the power of l, so it is equal to 1. y की वैल्यू 2 है, so z equal to 1. so ये इधर जाएगा, it will become -2, so z will be -1. अब z की टर्म -1 होगी. अब हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू m रेस्ट टू x, x की वैल्यू है 1, v रेस्ट टू y, v रेस्ट टू y, y की वैल्यू है 2, सो v स्क्वायर, और r रेस्ट टू z, r रेस्ट टू -1, z की वैल्यू -1. और जो नेगेटिव टर्म होगी उसे हमेशा डिनोमिनेटर में ले जाओ. सो योर सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया m v स्क्वायर, और ये नेगेटिव टर्म नीचे आएगी, इट विल बी mv स्क्वायर अपॉन r. और ऐसे हम जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है और वो आपको डिराइव करना है, so to derive that formula we can use dimensional analysis. So all these are the applications of dimensional analysis. So in this way we can calculate we can check the correctness as well as we can derive the formula. So this is clear to you all, I think so. Thank you so much.